किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोवावी यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपका जो लास्ट सेट है हिस्ट्री का सेट 5 उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। काफ़ी सारे बच्चों ने देखा, 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने हमारे सेट को सिर्फ सेट 1 को देख लिए हैं, है ना। तो इसके लिए थैंक यू। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ और पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल करवा रहा हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, उसके बाद जाके पीडीएफ डाउनलोड किया कीजिए। इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार सुनने से सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देख लिया करो, है ना, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड किया करो, उससे आपको फ़ायदा होगा, है ना। और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लास्ट में मैं दिखा दूंगा कि कैसे जुड़ना है। फिलहाल ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, ये दोनों आप लोग को जुड़ना जरूरी है, बोर्ड आभा और नो आभा, ठीक है, ये दोनों हमारे ही चैनल हैं। चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं, ना बिना देर करते हुए। और देखो यार, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए हम लोग साथ में करते हैं, और आप लोग साथ में करने में ज़्यादा मजा आता होगा बच्चों को। ठीक है, देखो सबसे पहले लघु उत्तर ये प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो बाबर का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो बाबर का पूरा नाम आपका है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखो जो मैंने लाल में जो कर दिया है ना, वो आपका एग्जैक्ट आंसर है। और आप लोगों को देखो एक सेंटेंस में आंसर लिखना है, तो क्या लिखिएगा? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, ऐसे लिखना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में आंसर दे दिया हूँ, आप लोगों को कैसे लिखना फिर से बता रहा हूँ। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, ठीक है, या था दीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, भारत का वयोवृद्ध नेता किन्हें कहा जाता है? तो क्या लिखिएगा? भारत का वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। और फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वाला कविता सभी लोग के आप लोग जरूर सुने होंगे। ये किसकी प्रसिद्ध कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। किस पर लिखा गया था? तो रानी लक्ष्मीबाई पर, है ना। ये 1857 की क्रांति की एक नेतृत्व जो किया था इन्होंने, बहुत ही प्रमुख नेतृत्वकर्ता में इनका नाम आया है। ठीक है, आगे देखो, टॉलस्टॉय, है ना, टॉलस्टॉय, है ना, आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो देखो इसका सिर्फ नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया है। तो देखिए ईस्वी अगर नहीं भी याद है तो आपको सिर्फ नाम लिखना था, तो लिखिएगा टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी, आप लोग पूरा नाम लिख दीजिएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे देखो, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने की थी। जो मैं रेड लिख दिया हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आगे देखो कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक आपको कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। बस इतना ही आपको लिखना है, मैंने कुछ जोड़ दिया, आप लोग देख लीजिए कहाँ पे हुआ था। अगर पूछेगा तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद का केंद्रीय कक्ष के नाम से भी जाना जाता है, में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है कि खानों का युद्ध कब हुआ था? याद रखिए ये कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, सभी लिख दिया है। आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है कि खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था देख लो, आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में। आगरा आपको पता है ना, आगरा का सिटी जो है वहाँ से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था ये युद्ध, ये भी जान लीजिए, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा, मतलब कि बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ये बहुत बड़ा लड़ाई था बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लघु उत्तरीय में आ गए हैं बच्चों। अब यहाँ से लघु उत्तरीय आपका शुरू हो जाएगा। आपको इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो जरूर देखा कीजिए, आप लोगों को सुनकर सभी चीज़ें याद होती जाएंगी। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करना है, सभी चीज़ का एक क्रम होता है ना, तो क्रम से आप लोग क्या कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। जहांगीर कालीन चित्रकला पर आपको प्रकाश डालना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जहांगीर चित्रकला में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेते थे। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी प्रकाष्ठा पर थी। प्रकाष्ठा मतलब चरम पर थी, एक्सट्रीम पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो, मतलब कि जितने भी मतलब मुगल काल में शासक हुए सबसे ज़्यादा चित्रकला में इन्हीं का रुझान था। ठीक है, क्योंकि जहांगीर स्वयं चित्रकला का पारखी और संरक्षक था। देखिए लिखा हुआ है, इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला काफ़ी विकास हुआ। चित्रकला अब पुस्तकों को सजाने तक ही सीमित नहीं रही, व्यक्ति चित्र तथा जीवन प्रकृति के विषयों पर
बनाए गए चित्र अत्यधिक लोकप्रिय हुए, है ना। नादिर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, मंसूर और फारूक बेग इस दौर के उच्च कोटि के चित्रकार थे। ठीक है, और आगे और भी मैंने लिखा है, देख लीजिए कि अकबर के विपरीत, देखो अगर 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसा दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ के थोड़ा याद रखो। आप लोग को 3 नंबर में बस इतने ही दूर तक लिखना है, ध्यान दीजिए, बस इतने ही दूर तक लिखना है। 1-2 सेंटेंस और जोड़ सकते हो नीचे से जो जरूरत लगेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अकबर के विपरीत जहांगीर ने धार्मिक और दरबारी चित्रों के स्थान पर पशु पक्षियों और चित्रों पर विशेष ध्यान दिया, ये भी जोड़ दीजिएगा वहाँ पे। इस काल में धर्म संकीर्णताओं से ऊपर उठ करता था, यहाँ पे तथा होगा, तथा बादशाह एवं शाही घरानों में सदस्यों के अलावा, पहले देखिए सिर्फ सदस्यों, शाही जो होते थे सदस्य, उसी का चित्र बनाया जाता था। फकीरों, अब इसके अलावा देखिए किसका किसका बनने लगा, फकीरों, साधु संतों, जो कि आप समझ पा रहे होंगे साधु संत आपको हिंदू धर्म में आते हैं, तो नर्तकियों, मतलब कि जो अच्छी अच्छी नर्तकियाँ थी, नाचने वाली थी, सैनिकों, प्रेमियों, सुलेखकों, है ना, के चित्र बनवाए गए, जिससे इस काल के चित्र रानी प्रभाव से मुक्त हो गए। ठीक है, आगे देखिए, इस काल के चित्रों में सहज मानवीय अभिव्यक्ति यानी क्रोध, करुणा और सौहार्द का चित्रण उत्कृष्टता से किया गया है। इस काल में पशु पक्षियों के चित्र अद्भुत हैं, पशु पक्षियों के भी चित्र अद्भुत यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि पशु पक्षियों के भी चित्र बन रहे थे। इन चित्रों में हिमालयी, महोक, नरमीरू और बाज के चित्र उल्लेखनीय हैं। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, वही सारी चीज़ें हैं कि इतना बड़ा पारखी था कि कई चित्रकारों द्वारा मिलकर बनाए जाने वाले चित्रों को देखकर उनको चित्रकारों का नाम बता देता था कि कौन से चित्रकार ने बनाया है, इतना बड़ा पारखी बन गया था। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं। हर 5 मॉडल पेपर में आप देख पा रहे हो, कभी पूछ देता है अस्थाई बंदोबस्ती, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्ती, कहीं पूछता है रैयतवाड़ी, है ना। तो ये सारी जो व्यवस्था है और महलवाड़ी, ये तीनों को आप लोग कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, इसको देख लेना जरूर से। महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व के संबंध में एक ग्राम व्यवस्था थी। ठीक, आगे देखो, प्रदेश के अधिकांश भागों, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, या ये 5 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए मैं पूरा लेंदी दे दिया हूँ। ठीक है, व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत सरकार ने कुछ राज्यों पर 30 वर्ष के लिए, कुछ अन्य स्थानों पर 20 वर्ष के लिए राजस्व निर्धारित किया था। ठीक है, स्थायी समझौते के अनुसार यह समझौता अलग अलग जमींदारों के साथ नहीं बल्कि सारे गाँव के साथ किया गया। इस व्यवस्था के अनुसार सारा गांव सम्मिलित रूप से और गांव का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप से सारे गांव के लगान की अदायगी के लिए उत्तरदायी बन गया। ठीक है, उत्तरदायी बन गया। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसे भागीदारों का समूह कहते थे। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव की ओर से गांव का नंबरदार गांव को निश्चित लगान देने के संबंध में हस्ताक्षर करता था। गांव की सम्मिलित लगाने गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जोतों के अनुसार राशि देता था। ठीक है, अतः गांव का प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपनी जमीन का लगान देता रहता था तब तक अपनी जमीन का मालिक बना रहता था। यदि, आगे देखो, यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को छोड़ देता था तो ग्राम समाज उस भूमि को संभाल लेता था। आगे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू हुई था, आप लोग सभी को पता है कि साबरमती आश्रम से, है ना, समुद्र तटीय गांव दांडी तक निकाली गई थी। उसका उद्देश्य समझ लीजिए क्या है। शुरुआती समय में तकरीबन 78 व्यक्तियों ने इस यात्रा में भाग लिया था। शुरू में कितने लिए थे? 78, बाद में देखो सभी जुड़ते चले गए। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा नमक कानून के विरुद्ध सविनय कानून को भंग करना था। सविनय कानून जो था उसको भंग करना ही मुख्य उद्देश्य था। दरअसल अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। तो देखो, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया था। मुस्लिम लीग का मूल नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। यह एक राजनीतिक समूह था जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन से निर्मित एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, मुस्लिम नेताओं विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का भय जताया कि स्वतंत्र होने पर भारत में सिर्फ हिंदुओं का ही वर्चस्व रहेगा, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से एक राष्ट्र की मांग को बार बार दोहराया। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो गया। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। चलिए 12 नंबर से हम आगे शुरू करते हैं, उससे पहले मैं बता देता हूँ कहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा।
देखो बच्चों, ये जो टेलीग्राम के 2 ग्रुप हैं आप लोग के लिए, देख लीजिए। ये मेन ग्रुप है, ध्यान से देखिए, बोर्ड आबा जैकबोर्ड ये नाम है, यही नाम से आपको सर्च करना है। वीडियो का लिंक, पीडीएफ का सॉल्यूशन सभी यहाँ पे मिलेगा। तो ये देखो मेन ग्रुप का लिंक है बच्चों, ये मेन ग्रुप आप लोग जरूर सर्च कर लीजिएगा। बोर्ड आबा जैकबोर्ड नाम है। अगर लिंक भी मैं दे रहा हूँ, अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हो तो फिर नाम लिख के सर्च कर लेना। ये मेन ग्रुप है और क्लास 12th का ये स्पेशल ग्रुप है। तो ये दोनों में आपको जुड़ना है। क्लास 10th वाला में आप लोग को नहीं जुड़ना, आप लोग 12th के हैं, तो ये दोनों में आप लोग को जुड़ना है। मैं एरो बार के दिखा दिया हूँ। लिंक जानना चाहते हो, नाम लिख के भी सर्च करोगे तो जुड़ जाओगे टेलीग्राम में। देखो यहाँ पे मैंने लिंक भी दे दिया है, मेन ग्रुप का लिंक है और ये 12th का ग्रुप का 12th का लिंक है। आप लोग लिंक से भी जुड़ सकते हो। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन में हम लोग थे। देखिए यहाँ तक मैंने करवा दिया था। आगे देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखो बच्चों, इसको फिर पूरा मैंने लेंदे ही लिख दिया है ताकि 5 नंबर में भी आए तो आप लोग लिख सको। तो आप लोग देख लेना। बिहार के शाहबाज में इनका जन्म हुआ था, याद रखिए। आप लोग पढ़िएगा पूरा अच्छे से। और आप याद रखिए कि ऐसा कहा जाता है कि वे जिला शाहाबाद की कीमती और अति विशाल जागीरों के मालिक थे। मतलब ये इनका अंग्रेज़ों के साथ भी अच्छा संबंध था। आप आगे भी देख सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत में भी इनकी अच्छी पैठ थी और वे अंग्रेज निष्ठ नहीं बने रहे। लेकिन बोल रहा है कि दोस्ती तो अच्छी थी लेकिन वे उनके वफादार नहीं बने रहे। आगे देखो क्या किया इन्होंने। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुंवर सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। ऐसे हालात में बाबू जो कुंवर सिंह थे, आपको पता होगा बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे, ठीक है, बहुत ही उम्रदराज थे, ठीक है। भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया उन्होंने। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ मिलकर आरा नगर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कुंवर सिंह का अभियान आरा में जेल तोड़कर कैदियों की मुक्ति तथा खजाने पर कब्जे से प्रारंभ हुआ। पूरा मैंने लिख दिया ताकि 5 नंबर में भी आए तो दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए 1857 की मतलब की क्रांति में। आगे देखो, जब अंग्रेज फौजी ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बिहिया के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। अंग्रेजों ने जगदीशपुर तक भयंकर गोलाबारी की, है ना। घायलों को भी फांसी पर लटका दिया। महल और दुर्ग खंडर कर दिए। कुंवर सिंह पराजित भले हो गए हों, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का खत्म करने के लिए उनका जज्बा ज्यों का त्यों ही था। सितंबर 1857 में वे रीवा की ओर निकल गए। वहाँ उनका मुलाकात जो हुआ वो नाना साहब से हुई और वे एक और जंग करने के लिए बांदा चल गए, ठीक है। आगे देखो, सर कॉलिन के हाथों तात्या की हार के बाद कुंवर सिंह कालपी नहीं गए और लखनऊ आए। आगे देखो, इस बीच तो मैंने इसलिए लंबा बनाया ताकि 3 से 5 नंबर में आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ज़्यादा पढ़ के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः कब्जा करने के बाद आजमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। इस बीच कुंवर सिंह बिहार की ओर लौटने लगे, है ना। और याद रखिए कि जगदीशपुर जाने के लिए जब गंगा पार कर रहे थे तभी उनकी बाह में एक अंग्रेज की गोली आकर लगी और वो अपना बाह काट लेते हैं। उन्होंने अपने तलवार से कलाई काट कर नदी में प्रवाहित कर दी। देखिए यही लिखा हुआ है। इस तरह से अपनी सेना के साथ जंगलों की ओर चले गए। तो आप लोग देख लीजिएगा। और आखिरकार उनका जो हुआ है प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया, ठीक है। आगे देखो, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, ठीक है। याद रखिए बच्चों, 5 मॉडल पेपर सभी इंपॉर्टेंट है, सभी का आप लोग सॉल्यूशन कर लेना। पीडीएफ आपको बता ही दिया कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पांडुलिपि तैयार करने एक लंबी प्रक्रिया होती थी, याद रखिए। इस प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते थे जो अलग अलग कामों में दक्ष होते थे। मतलब सभी अपने अपने स्किल में अपने अपने हिसाब से स्किल रखते थे। सबसे पहले पांडुलिपि का पन्ना तैयार किया जाता था जो कागज बनाने वालों का काम था। तैयार किए गए पन्ने पर अत्यंत सुंदर अक्षर में पाठ की नकल तैयार की जाती थी, है ना। उस समय सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। जो सुंदर लिखते थे उसी को पांडुलिपि लिखने का काम दिया जाता था। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। सरकंडे के टुकड़े को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था, जिसके बाद गोप्तगार पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे। चमकाने का काम कौन करते थे? गोप्तगार, याद रखिए, ठीक है। चित्रकार पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे और चित्रकार चित्र ही बनाएंगे। अंत में आगे देखिए, अंत में जिल्द साज, देखो सबका जो नाम है ना, जिसका क्या काम है वो आपको याद रखना है, तभी अच्छे से नंबर मिलेगा। जिल्द साज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसको अलंकृत आवरण देता था, याद रखिए। अलंकृत आवरण कौन देता था? जिल्द साज। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है ना। तो देख लो क्या आंसर होगा कि उत्तर 2 बार लिखा गया है, एक ही बार होगा।
पंडित जवाहर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने 1928 में भारत के भावी संविधान की जो रूपरेखा तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की मांग रखी गई है ना। उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें थी केंद्र में द्विसदनात्मक है ना व्यवस्थापिका की स्थापना, प्रांतों में उत्तरदायी स्थान की स्थापना, प्रीवी कौंसिल की समाप्ति तथा एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन। रिपोर्ट में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था, बालिक मताधिकार, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति है ना तथा अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र विशेष में स्थान अनारक्षित करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर वाले रहेंगे। देखो सबसे पहला पूछा है कि 1857 की क्रांति के कारणों को लेकर करें। मैंने देखा है कि बहुत सारा 1857 की क्रांति में मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही VVI मतलब डबल स्टार मार लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इसका स्वरूप भी लिखने आया था। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिखने आए। 3-4 क्वेश्चन मैंने देखा मॉडल पेपर में 1857 की क्रांति से जुड़े हुए मॉडल पेपर में, तो आप लोग जरूर कर लेना। तत्कालीन कारण में देखो इसका होने का कारण, तत्कालीन कारण आपको दिया हुआ है, सुअर की चर्बी का बना कारतूस को मुंह से चबाना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने ही उसे मुंह से चबाने से मना कर दिया। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग और सैनिकों से संबंधित, ये आप पढ़ लेना बच्चों, ये एक आपका धार्मिक और ये आपका क्या बोलते हैं राजनीतिक मसला था, है ना, इसके कारण भी यहाँ पे हुआ। आगे देखो सेकेंड जो है वैचारिक मतभेद क्या था। कई इतिहासकारों का मानना है कि उस समय के जनमानस में यह धारणा थी कि अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती या धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। देखिए कन्वर्जन कर रहे थे। यह पूरी तरह से गलत भी नहीं था, है ना। कुछ कंपनी अधिकारी धर्म परिवर्तन के कार्य में जुटे थे, मतलब ये जो बोल रहे थे लोग सही बोल रहे थे। हालांकि कंपनी ने धर्म परिवर्तन की स्वीकृति कभी नहीं दी। कंपनी इस बात से अवगत थी कि धर्म पारंपरिक भारतीय समाज में विद्रोह का एक कारण बन सकता है, तो ये भी एक कारण था, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण। देखो ब्रिटिशों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में दखल ना देने की नीति से हटकर सती प्रथा उन्मूलन और हिंदू विधवा पुनर्विवाह, आप लोग पता होगा ये दोनों पहले कुप्रथा था। सती प्रथा में विधवा को उसी के आग में झोंक दिया जाता था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह मतलब कि हिंदू का पुनर्विवाह नहीं होता था विधवा लोग का। ठीक है, ऐसे में काम किए गए, इन्होंने भी काम किया है। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। ठीक है, आगे देखो 1950 ईस्वी के धार्मिक नियोगिता अधिनियम के द्वारा हिंदुओं की परंपरागत कानूनों में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार धर्म परिवर्तन करने के कारण किसी भी पुत्र को उसके पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। मतलब धर्म भी परिवर्तन कर देता तो उसका संपत्ति भी जब्त नहीं होगा। ये अभी कारण था, विद्रोह हो रहा था। आर्थिक कारण भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग 5 कारण लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण भी था। कंपनी की नीतियों ने भारत की पारंपरिक है ना अर्थव्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। इन नीतियों के कारण बहुत से किसान, कारीगर, श्रमिक और कलाकार कंगाल हो गए। इनके साथ साथ जमींदारों और बड़े किसानों की स्थिति भी बदतर हो गई है ना। सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। इसके अंतर्गत ब्रितानी व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई थी। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तुएं इनके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार की अकाल्पनिक क्षति हुई। ठीक है, आप देख सकते होंगे। फिर सैन्य कारण भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के विस्तार ने सिपाहियों की नौकरी की परिस्थितियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। उन्हें क्या किया गया, उन्हें बगैर किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की जाती थीं। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो राजनीतिक कारण भी है। ठीक है, भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र का अंतिम रूप से विस्तार डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी की इस घोषणा की है ना बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना होगा। तो ये भी आपका एक कारण था, ये भी आप देख सकते हैं। मैंने 7-8 कारण लिख दिए, इसमें से 5 कारण को जो भी अच्छा लगेगा आप लोग पढ़ के लिख देना। फिर सिपाहियों को की आशंका। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। इस सेना में ब्रितानी सेना से अधिक सिपाही थे। इसमें बोल रहा है कि भारतीय सैनिक ज़्यादा थे। सन 1857 में इस सेना में इतने सिपाही थे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थी। ठीक है, एक क्षेत्र को लोगों का प्रभुत्व नहीं था, परंतु बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः है ना अवध और गंगा
मैदानी इलाकों के भूमिहर ब्राह्मण और राजपूत थे। अब ये भी देख लेना, एनफील्ड बंदूक, आखिर जो ऊपर के 5 जो मेन है बच्चों वो मैंने बता दिया, ये सिर्फ आपके मन पे है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा छोड़ भी सकते हो। आगे देखो, अफवाहें पर भी लिख सकते हो। अफवाह भी हुआ था, क्या अफवाह हुआ था कि प्लासी के युद्ध से आरंभ हुआ था और 100 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। चपातियों और कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे, ये आने वाले विद्रोह के लक्षण थे। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्यों का आपको वर्णन करना है। तो देखिए मैंने लिख दिया, भारतीय संविधान द्वारा देशवासियों को, यहाँ पे साथ देखो देशवासियों में ये वाला सा जाएगा, याद रखिएगा, है ना, को न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया। भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष भारत एक कल्याणकारी राज्य, है ना, की स्थापना का उद्देश्य था। वे भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहते थे, जिसका उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी लोग का हित हो, सभी लोग का सुख मिले, है ना। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। देख लीजिए, न्याय, स्वतंत्रता, विचार, समता, बंधुत्व, ये सारे। अब आगे यहाँ से देख सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता भारतवर्ष में सदियों से व्याप्त जाति व्यवस्था से पूर्ण रूपेण परिचित थे। उन्हें मालूम था कि भारतवर्ष में विशेषकर हिंदू समाज में किसी व्यक्ति का उनके जन्म से ही उनकी जाति के आधार पर उसका शोषण होता है, यहाँ पे लिखा होगा, है ना, उसके समाज में क्या स्थान होगा यह निर्धारित हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा छूत व वनवासी समूह को पद एवं अवसर की समानता प्रदान करके उनकी बहुमुखी उन्नति करके, है ना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गैर बराबरी को समाप्त करने का उनका पक्का संकल्प था। इसलिए उनके हितों की रक्षा हेतु संविधान में व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों का उल्लेख करना है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, है ना, भारतीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई, जो कि उतार चढ़ाव के साथ 1947 तक आपका जारी रहा। 1857 से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, प्रथम चरण है 1885 से 5 तक, 20 साल का ये मतलब कालखंड है। मुख्य लेख, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण, ये प्रथम चरण है आपका। इस काल में देखो क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, किंतु इस समय तक इसका लक्ष्य पूरी तरह से अस्पष्ट था। उस समय इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व अल्प शिक्षित, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। अब द्वितीय चरण में देखो 1905 से 1919 तक, ये 14 वर्ष तक लगभग चला था, है ना, द्वितीय चरण। आगे देखो, इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी परिपक्व हो गई थी तथा उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट हो चुके थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किए गए। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किया। अब यहाँ से देखिए, अंतिम चरण आप लोग देख सकते हैं, आज़ादी तक का है। इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व ने कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है। भारतीय ग्रामीण, है ना, ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो उपनिवेशवाद का पहले अर्थ समझ लो क्या होता है। किसी समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना। समझ में आया क्या बोल रहा है। उपनिवेश का मतलब होता है कि जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो अपने हित को साधने के लिए किसी कमजोर, है ना, संसाधनों से परिपूर्ण किसी राष्ट्र को वहाँ पे क्या करता है, अपने शक्ति के बल से उपयोग करता है, उपभोग करता है उसका, है ना। भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का प्रभाव, ये आप लोग पढ़ के देख सकते हैं क्या क्या है ना, कि औद्योगिक मजदूरों, कारीगरों की दशा खराब होना उपनिवेशवाद का सबसे बुरा प्रभाव हस्तकला कारीगरों एवं कपड़ा उद्योग पर हुआ। औद्योगिक क्रांति के आने से अंग्रेज सरकार ने, ये 2 बार हो गया है, भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट करने हेतु इसे निर्मित माल की खपत एवं कच्चे माल की मंडी में परिवर्तित कर दिया। तो ये आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना। करने लगे, निर्धन किसान बड़े जमींदारों की दया पर निर्भर थे, जो उनसे कई तरह से अवैध कर भी लेते थे, है ना। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भूमि प्रबंध की जो त्रुटियाँ थी वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग सभी पढ़ चुके हैं कि किस तरह की थी, है ना। लगान के बारे में लिखा हुआ है, भूमि प्रबंध स्थापित नहीं था, बल्कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ स्थापित थीं, है ना। लगान एकत्रित करने की कठोर तरीके
कृषि की उपज एवं अकाल पड़ने से किसानों को भूमि देना मुश्किल होता था। ये सारे देख लीजिएगा। साहूकारों द्वारा भी किसानों का शोषण होता था, ब्याज पर इनको दिया जाता था, देख पा रहे होंगे, है ना। ब्याज दर आम जनता द्वारा ही तय होता था। तो देख लीजिए आगे, देखिए यहाँ से जमींदार वास्तव में क्या करते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी था, ये भी उनका शोषण करते थे। आगे देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लेख करना है। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है। माउंटबेटन योजना अनुसार भारत का विभाजन 14 से 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत दो प्रभु सत्ता संपन्न इन निकायों में हो गया था। 15 अगस्त 1947 तक, है ना, भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो गए। इस प्रकार स्वतंत्रता सभा भारत में सभी रियायतों एवं प्रांतों की प्रतिनिधि तथा बाहरी शक्ति के अधिपत्य से मुक्त पूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय बन गई। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए, लेकिन सन 1947 तक का, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, आगे देखिए मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या विशेषताएं थी आप लोग देखिए। इस अधिनियम द्वारा भारत दो अधिराज्यों भारत पाकिस्तान में विभाजित हो गया। नवीन संविधान बनने तक 1945 का अधिनियम प्रभावी रहेगा। जब तक नया संविधान दोनों अधिराज्यों के ना बन जाए तब तक दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने अपने अधिराज्य के लिए कानून बनाने की आज्ञा दी गई। ब्रिटिश सरकार का दोनों अधिराज्यों पर 1947 के बाद कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियायतों से प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद सभी संधियां व समझौते समाप्त माने जाएंगे। भारत तथा पाकिस्तान दोनों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपनी इच्छा अनुसार रखने अथवा छोड़ने का अधिकार दिया होगा। ठीक है, दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान किसी भी राष्ट्र में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग इस तरह से मैंने देखो एंड करवा दिया है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ आप लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया है कि आपको जो मैंने दोनों टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं वहीं पे मिल जाएंगे। और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिए। बच्चों बहुत ही मेहनत से तैयार हुआ है, ये आपका मेन लिंक है ग्रुप का, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, तो आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।